अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। लंदन में लीगी क़यादत की तवील तरीन मुलाकातों और मुशावरती इजलासों के बाद बयानिए की तलाश में फंसी नून लीग ने बिलाखिर इंतखाबी बयानिया फाइनल कर लिया है, जिसके बाद लीगी रहनुमाओं को टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नए बयानिए के साथ उतरता देखा जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नून लीग को बयानिया तब्दील करना पड़ा। सवाल तो यह भी है कि क्या नून लीग एहतसाब का बयानिया तर्क करके नए बयानिए को मकबूल कर पाएगी, और सवाल तो यह भी है कि नून लीग का बयानिया आखिर है क्या। चंद ऐसे ही सवालात गुज़श्ता रोज लंदन में साबिक वज़ीर ख़जाना और लीगी रहनुमा इसहाक डार से भी किए गए, और डार साहब के जवाबात इस बात की जानिब इशारा कर रहे थे कि पार्टी कायद की जानिब से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद समेत जजेस के एहतसाब का बयानिया नून लीग न सिर्फ तर्क कर चुकी है बल्कि इसके बारे में बात भी नहीं सुनना चाहती। आखिर डार साहब से ऐसा क्या पूछा गया और इसका जवाब क्या, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। साहब का ये बयानिया है कि वो जनरल बाजवा, जनरल फैज और जो हमारे जी और कोई सवाल है जी? डार साहब ने एहतसाब के बयानिए पर तो नागवारी का इजहार किया, साथ ही नया बयान का ये भी बता दिया। ये नैरेटिव है कि जो 2013 से लेके 2017 तक जो पाकिस्तान यानी जहां पहुंचा था मौशी तौर के ऊपर, दुनिया की 24वीं मईशत बना। प्राइस वाटर्स कूपर जो ग्लोबल है उसने प्रोजेक्ट किया कि 2030 में पाकिस्तान G20 का मेंबर होगा, दुनिया की जो इकोनॉमिक प्रीमियम क्लब है, और फिर 2050 में पाकिस्तान दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत होगी। तो मेरा मतलब है कि हमारा बयानी तो बड़ा प्रैक्टिकल है। अब ना सिर्फ इसहाक डार बल्कि लंदन से वापस पहुंचने वाले लीगी रहनुमा जावेद लतीफ, जिन्हें नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप का रुकन तस्वुर किया जाता है, वो हर उस बयानिए को परवान चढ़ाते हैं जो मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ से मुताबिकत रखता है। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतसाब से ज्यादा मईशत पर बात की है, यानी नए नैरेटिव को प्रमोट करते हुए दिखाई और सुनाई दिया। पाकिस्तान 24वीं मुआशी ताकतवर स्टेट दुनिया की बन चुका था, मगर इमरान ने तो इसको 48वीं मुआशी स्टेट बना दिया। इस मईशत को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम इंशाल्लाह इसको दोबारा 24 नहीं 22वें नंबर पर इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे। लंदन में लीगी क़यादत की हंगामी बैठकों और निगरां वज़ीर आज़म की आमद की टाइमिंग से तासुर मजबूत हो रहा था कि निगरां वज़ीर आज़म से लीगी क़यादत की खुफिया मुलाकात हुई और इस मुलाकात में अहम नौयत के मामलात को फाइनल कर लिया गया है। निगरां हुकूमत की गैर जानिबदारी और इंतखाबात की शफाफियत समेत लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर भी इस मुलाकात को शक भरी निगाहों से देखा जा रहा था, मगर इन तमाम शकूक व शुबहात और तासुरात को ज़ाइल करने के लिए आज निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और लीगी रहनुमाओं के माबैन लफ्जी गोला आगाज हो गया है। इस गोलाबारी की बज़ाहिर वजह एक निजी प्रोग्राम में निगरां वज़ीर दाखिला से नवाज शरीफ की वापसी और उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल है, जिसके जवाब में निगरां वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर अदालत से सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को जमानत नहीं मिलती तो वतन वापसी पर हमें उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। फराज बुगटी के इस बयान ने तो नून लीग की सफ़ों में हलचल मचा दी है, जिसके बाद तकरीबन मुस्लिम लीग नून के हर बड़े रहनुमा ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। राना सनाउल्लाह ने सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया और फराज बुगटी साहब बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वज़ीर दाखिला नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से 21 अक्टूबर को कहां जाना है ये वफाकी वज़ीर दाखिला का फैसला नहीं बल्कि अवाम का फैसला होगा। साबिक वज़ीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी निगरां वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये आपका मसला नहीं है और ना ही आपका फैसला है। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान फराम करने के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह अज़मा बुखारी ने भी वज़ीर दाखिला के बयान पर सख्त तनकीद की। मुस्लिम लीग नून की पै दर पै लफ्जी गोलाबारी से निगरां वज़ीर दाखिला को भी वज़ाहती बयान देने पर मजबूर किया गया। सरफराज बुगटी ने अपने वज़ाहती बयान में साबिका स्टेटमेंट को सियाक़ो सबाक से हटकर बताया और कहा कि बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया है। निगरां हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। सारे मंजरनामे में सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि क्या निगरां हुकूमत और लीगी क़यादत के माबैन ये लफ्जी जंग महज एक फ्रेंडली मैच है जो लंदन की मुलाकातों के अवामी तासुर को ज़ाइल करने के लिए शुरू की गई है। सवाल तो यह भी है कि इन शकूक व शुबहात को ख़त्म करने के लिए क्या निगरां हुकूमत नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर सकती है। और सवाल तो यह भी उठाएंगे कि नवाज शरीफ को लंदन से वापसी पर ओपन फील्ड मैसर होगी। सवाल तो यह भी बनता है कि क्या नवाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम चलाने और वज़ारत उज़्मा तक पहुंचाने का महफूज रास्ता दिया जा सकता है। क्या नवाज शरीफ की वापसी से लेकर नून लीग के बयानिए से लेकर मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे समेत ये सब बातें तय हो चुकी हैं, क्योंकि नून लीग के प्लान से तो ऐसा ही मालूम होता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुस्लिम आयद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियों के लिए मुख्तसर दौरा लंदन के बाद
लाहौर पहुंच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि मरियम नवाज वतन वापस आकर पार्टी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से इंतजाम का जायजा लेंगी। मरियम नवाज लाहौर के कौमी असम्बली के 14 हल्कों में हंगामी बुनियादों पर जलसे करेंगी और वक्त की कमी के बायस एक दिन में 2 जलसे किए जाएंगे। अब ये प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन कायद की वापसी पर क्या वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अदालतों ने उनको एब्सकॉन्डर मफरूर इश्तिहारी करार दिया हुआ है। उनका स्टेटस तो अभी तक बरकरार है। होगा क्या, इस पर सबसे पहले लीगल व्यू पॉइंट लेंगे। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुमताज माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि अगर गिरफ्तारी बनती हुई तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे वतन वापसी पर। इस पर जो लीगी क़यादत है वो तो खासी आग बगोला है और सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। इस पर लीगल व्यू पॉइंट क्या है, क्या गिरफ्तार नहीं हो सकते वो? देखें, अभी तक तो वो जो फैक्ट सामने आ चुके हैं, उसके बाद उनके खिलाफ जो कन्विक्शन उनकी हुई है उसमें कुछ भी नहीं रह गया। उनके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। एक वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिव्यू फाइल कर दें, क्योंकि वो रिव्यू का जो कानून है, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है जो कि मुअत्तल किया हुआ था पिछले चीफ जस्टिस ने। अब गालिबन वो मुअत्तली भी खत्म होने पे आ रही है, 3 अक्टूबर को वो केस भी लगा हुआ है। एक तो वो रास्ता उनके लिए खुलेगा। एक दूसरा रास्ता है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है, वो पिछले चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का बेंच बना के खत्म कर दिया था, उसका भी अब रिव्यू आएगा और वो भी उसमें चूंकि कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था तो वो भी रिव्यू का रास्ता खुलेगा और उसमें पनामा केस का जो रिव्यू है वो भी आ सकता है, क्योंकि मीनिंगफुल रिव्यू पनामा केस में पहले नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि अपने ही रिव्यू में कह दिया था कि हमारी ऑब्जर्वेशंस का नोटिस भी न लिया जाए। तो उसके बावजूद उन ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के चूंकि ये सारे फैसले किए गए थे। लेकिन सर, बीइंग प्रोसिक्यूटर जनरल आपने अदालत को मुतमईन किया और अदालत आपके जवाब से मुतमईन भी हो गई। अब रहनुमाई फरमाइएगा कि वहां पे तो बेल कैंसिलेशन का केस था, यहाँ पे मियां साहब को एक इंटरिम रिलीफ मिला था, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर ये गारंटी श्योरिटी देके गए थे कि वो इलाज के बाद वतन वापस आ जाएंगे और उनकी कन्विक्शन भी थी, यानी वो मुलजिम नहीं थे बल्कि मुजरिम डिक्लेयर थे। फिर अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर इश्तिहारी भी करार दे दिया। तो क्या ये केस बड़ा मुख्तलिफ नहीं है उससे? नहीं, ये तो ऑब्वियसली ये जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए कि अगर ये आपने ठीक कहा कि उनको एक दफा फिलहाल तो अदालत से रिव्यू करना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर दें कि हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्ट्स आ गए, ये मामला उनके और कोर्ट के दरमियान है, तो कोर्टें भी नहीं अरेस्ट करेंगी उनको। सर लास्टली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि कानून नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दिया है कि जो कानून कहेगा कानूनी कार्रवाई बनती होगी हम करेंगे। तो आपके ख्याल में कानूनी कार्रवाई फिर क्या बनती है सर? गिरफ्तारी होती है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने जो भी लीगल लोग हैं उनको बुला के उनसे पूछें तो सही, बगैर इन चीजों को वेरीफाई किए हुए। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर को बड़ी इंडिपेंडेंट पोजीशन है उनकी। ये तो नहीं है कि अगर कोई अदालतों ने कोई गलत फैसले कर दिए तो मैं तो एज अटॉर्नी जनरल अदालतों के न सिर्फ के फैसले नहीं मानता था बल्कि उनको जाके बता देता था कि हम ये नहीं करेंगे, आपके इस फैसले में ये इश्यूज है। अदालतें मेरी बात मान जाती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं रह गया। यानी आप ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेहकाक है कि अगर वो गिरफ्तार ना करना चाहे तो कोई ताकत गिरफ्तार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि प्राइम मिनिस्टर आंखें खोल के रखें, वो देखें कि मुल्क में किस किस्म के फैसले आ रहे हैं, किस तरह से सियासत को जो है वो खराब किया जा रहा है। उनकी ये ड्यूटी है, ताकि जो अदालतों के फैसले सही नहीं है या जो अदालतों के फैसले ऐसे हैं जहां अदालतें अपने दायरा इख्तियार से आगे चली गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो न सिर्फ कि उनको माने ना बल्कि अदालतों को आइन के प्रोविजन से बताएं कि जी यहाँ पे ये चीजें हमारे सामने आई हैं, लिहाजा जरूरी नहीं है कि हम इनको अरेस्ट करें। लेकिन इरफान साहब, क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है तो बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उन पर जानिबदारी का इल्जाम नहीं लगेगा? फिर भाई क्या लगे, उन्होंने तो आइन के मुताबिक जाना है ना। अगर लोग कोई कहते हैं कहते रहे, जो सही चीज है उनको वो करनी है बस। जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो गलत फैसले हैं उनको कभी नहीं मानना। उन्होंने वहां पे एक स्ट्रांग पोजीशन लेनी है, यही तो मतलब है प्राइम मिनिस्टर का। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, अपना लीगल व्यू पॉइंट दे रहे थे। ये उनका व्यू पॉइंट है
कि लेकिन ऑब्वियसली ये भी देखना है कि खुद नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है उसको कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सिलसिले में रिव्यू में जाना है या रूल्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत रिव्यू में जाना है, तो रिव्यू में जाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट जाए बगैर कोई रिलीफ मिल जाए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या तैयारी की है, लंदन में होने वाली मुलाकातों में क्या तय हुआ है, ये सब जानेंगे लंदन से। इस वक्त सफीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सफीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप ही ने कुछ रोज़ पहले हमारी खबर में एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि हमारी प्रोग्राम में कहा था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं वहाँ पर और मुलाकात होगी लीगी क़यादत से। तो क्या मुलाकात हुई, मुलाकात की क्या कंटेंट्स हैं, बाहर आ सकी, क्या हुआ इन मुलाकातों में? जी थैंक यू रेहान। जिस दिन मैंने आपके साथ ये स्टोरी ब्रेक की थी उसी दिन मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया था कि जिस दिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर लंदन में लैंड करेंगे उसी दिन इनकी मुलाकात होगी। सो वहाँ पर क्योंकि उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर लैंड किए थे तो उनका उस दिन का सैटरडे वाले दिन का जो शेड्यूल था वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था, मतलब कि वो ऑफिशियली कहीं पे भी किसी से भी मीटिंग करना नहीं चाहते थे। तो उनका यही कहना था कि हम जो है आज अपनी फैमिली डिनर के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगा। और मेरे ज़राए ने ये भी कंफर्म किया कि उसी दिन क्योंकि अब मैं ये बात डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि किस होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि उस जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस दिन लीक करूँ ताकि मीडिया हाइप बन जाए। चर्चिल होटल में जो लंदन का एक मुकामी होटल है वहाँ पर हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल हक काकर ठहरे हुए थे। तो सैटरडे की नाइट ही चंद बड़ी गाड़ियाँ जो है चर्चिल होटल की पार्किंग में जाकर रुकती हैं और वहाँ पर कुछ खूबसूरत चेहरों के साथ कुछ सीनियर सियासतदान उतर कर अंदर जाते हैं और उसके बाद वो लिफ्ट पर कहाँ जाते हैं, किस रूम में जाते हैं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती। जिसकी बाद में हमारे कुछ सहाफ़ियों ने देखा कि नवाज शरीफ साहब का कुछ पर्सनल स्टाफ भी बाहर आया। जो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे, यहाँ पर क्या करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम अहमद मलिक जो हैं खान साहब उनसे मिलने के लिए आए थे, जो PMLN के आपको पता है कि एक बहुत ही अहम रहनुमा है। सो ये तो कंफर्म हो चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे ज़राए ने कंफर्म किया कि उनकी फैमिली जो है वो उस तरफ गई थी और आगे किस रूम में गई है ये आप और मैं अगर हम बात मान लेते हैं कि वहाँ पर PMLN के लोग मलिक अहमद खान से मिलने गए थे तो हम मान लेते हैं। हाँ, तो फिर हुस्न इत्तफाक ही होगा कि अगर ऐसा होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी यहाँ पर मौजूद थे और अगर मुलाकात हुई है, जो लगता है हुई है, तो उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या बातें तय हुई, जिस इंपॉर्टेंट पैगाम रसानी की बात हो रही थी, क्या वो पैगाम पहुंचा दिया गया और क्या उसी मुलाकात का नतीजा है कि नून लीग का बयानिया खासा बदला बदला दिखाई दे रही है। और बयानिए से मुताल्लिक इसहाक डार साहब से एक सवाल भी आपने किया और खासे नाराज़ हो गए। जी मैंने आपको उसी दिन कहा था कि इस मीटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि बयानिया किस तरफ जाता है, टोन किस तरफ जाती है। अगर एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी आप बात कर रहे हैं, तो इनकी जो टोन है आपको बताएगी कि अंदर क्या बात हुई है। तो उस टोन को मैं असेस करके कह सकती हूँ कि मियाँ साहब और उनकी पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो जो कुछ हल्के हैं उनको टच नहीं करेंगे। और अभी आपने देखा भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो एक केस था धरने का से रिलेटेड, उसके भी रिव्यू वापस पिटीशन ली जा रही है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज जो होती है जब हमने टेम्परेचर चेक करना होता है, उसी टेम्परेचर को चेक करने के लिए कि अंदर कौन सी इनकी बात हुई। ऑब्वियसली मेरे पास कोई ऐसे विंग्स नहीं थे कि मैं अंदर बैठ के टेबल टॉक के नीचे छुप के वो बात असेस कर सकती। मेरा वो सवाल करना ही देखने का मकसद था कि आगे से रिस्पॉन्स कैसा आता है शरीफ फैमिली की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से। तो आप सब ने देखा कैमरे की नज़र पे वो आ गया कि इसहाक डार साहब बहुत अनकंफर्टेबल हुए मेरे उस सवाल के बाद और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नापसंद किया कि मैंने उनसे ऐसा सवाल क्यों किया है। सो मेरे समेत आप तमाम को जवाब भी मिल गए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इनकार कर दिया कि मियाँ साहब ने ऐसा कोई बयानिया बनाने की कोशिश नहीं की है, वो तो सिर्फ पार्टी वर्कर्स के साथ एक इंटरेक्शन था जहाँ पर उन्होंने ये बातें की, हमारा कोई इरादा नहीं है। अभी रिसेंटली जावेद लतीफ़ साहब की एक स्टेटमेंट आप पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा नहीं कहा कि हमने कुछ ऐसा करना है, हम तो पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं, ब्ला 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 एंड सो ऑन। सो हम स्मेल कर सकते हैं। अच्छा सफीना बताएं कि जो 21 अक्टूबर मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख बताई जा रही है, ये हतमी तारीख है और फिर इसके बाद क्या होगा, यानी मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से भी कुछ चीजें तय कर ली गई?
मेरे ख्याल से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जरूर पाकिस्तान जाना चाहेंगे। वो इसलिए पाकिस्तान जाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी सियासत की भी कुछ चीजों को सेट कर लिया है। पहले उनका एक मूड होता था, उनकी पार्टी के अंदर से उनकी बेटी की तरफ से भी एक बयानिया आता था कि वजीर आजम जो है सिर्फ नवाज शरीफ है और उसके बाद जो वारिस है वो सिर्फ मरियम नवाज है। मुझे ऐसे लगता है कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एक टिल्ट आने वाले दिनों में आप देखेंगे। पहले वो कहते थे कि वारिस मरियम नवाज है, शायद अब आपको आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब खुद शहबाज शरीफ साहब को अपना वारिस मुकर्रर करते हुए नजर आए, जो कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर जी जानशीन। तो वो चाहेंगे, अब शायद उनको भी ये समझ लग गई है कि मेरी बेटी ऑल अलोन ये पार्टी टेक ओवर करके नहीं चला सकेगी, क्योंकि जो इशारे उनकी अपनी पार्टी के लोग जैसे शाहिद खान अब्बासी समेत कुछ और लोग हैं, हो सकता है 2028 में वो चाहेंगे कि जी बिल्कुल जी। और तो यानी ये तय हो गया है। और फिर जाहिर है कि वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग अगर उन्हें करनी है तो आज तो बहस ये बनी हुई है कि जिस वक्त केयर टेकर इंटरिम मिनिस्टर ने ये कहा, इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, अगर कानून कहता है कि गिरफ्तार करना पड़ा तो हम गिरफ्तार भी करेंगे। तो उसके बाद खासी नून लीग की क़यादत आग बगोला है, बावजूद इसके कि अभी तक कोई पिटिशन कोर्ट में नहीं गई है। तो व्हाट हैव दे प्लान्ड फॉर इट कि मियाँ साहब वापस जाएंगे और इजीली सेल थ्रू कर जाएंगे, क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी वापस पहुंचने पर? यहाँ पर कुछ तैयारियां होती हुई नजर आ रही है आपको कि एयरपोर्ट से इस्तकबाल होगा, मीनार पाकिस्तान जाएंगे, क्या ये इस हवाले से कोई लाइन्स ड्रॉ की गई? पहले जो मैं आपको कंफर्मेशन बता देती हूँ, नवाज शरीफ साहब की उनके जो स्टाफ है उनसे हमने पूछा, कल सारे सहाफ़ी मौजूद थे, कि मियाँ साहब की फ़्लाइट कंफर्म हो गई है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अभी कोई फ़्लाइट कंफर्म नहीं हुई है, जब होगी तो हम मीडिया को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसके बाद जब उनकी फ़्लाइट कंफर्म होगी, कौन सा प्लान है क्या नहीं है, वो हमें बता दिया जाएगा। अभी आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जाएंगे तो उनको सेफ लैंडिंग करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ये जो हमारे पावरफुल हल्के हैं उन्होंने किसी को भी ये गारंटी नहीं दी है कि हम आपको इक़्तिदार में लेके आ रहे हैं। अब ये नवाज शरीफ साहब का होली सोली अपना उनका खुद का फैसला होगा कि वो पाकिस्तान जाते हैं या नहीं जाते हैं। उन्होंने जो भी हमारे भुट्टी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अगर आप आएंगे आप पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू लॉ उन चीज़ों को फेस करेंगे, उनको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि मियाँ साहब की जो टीम है वो चाहेगी कि इनकी जमानत पहले लेकर फिर पाकिस्तान में लैंड करवाया जाए, तो ये उसी के ऊपर काम करेंगे और डेफिनेटली ये इनकी कोशिश होगी पहली कि पाकिस्तान में अगर ये लैंड करते हैं तो नवाज शरीफ साहब को जो है गिरफ्तार ना किया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सफीना खान साहब आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल से अडयाला मुंतकिल करने का हुक्म तो दिया था, लेकिन तहरीरी फैसला आज दोपहर जारी हुआ है, जिसके बाद इतलात ये हैं कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से निकालकर अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। और कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि तकरीबन लगभग 13 गाड़ियों का काफिला है जिसमें चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। और रात गए अटक जेल ने भी अदालती अहकामात मानने से तकरीबन इनकार किया था, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई अटक में ही मौजूद थे। आज दोपहर अदालती ऑर्डर मौसूल होने के बाद की ये डेवलपमेंट है कि अब उन्हें बाकायदा तौर पर अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। रात को साइफर केस की अटक जेल में ही इन कैमरा समात का हुक्म भी जारी हुआ था और आज साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई के रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी की गई है। चेयरमैन पीटीआई की ये जो साइफर केस में समात है जज हसनैन जुल्करनैन की अदालत के अंदर, अबुल हसनात जुल्करनैन की, वो भी अटक जेल के अंदर ही हुई। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी किस्म के डील के तासुर को मुस्तरद किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजौता ने आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद ये बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने माफीनामे और डील के हवाले से चलने वाली तमाम खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि अगर आप सियासत के लिए जेल में हो तो अजाब है और अगर आप आज़ादी के लिए जेल में कैद हो तो जेल में रहना इबादत है। माशाल्लाह वो ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका कप्तान कभी भी आपका सर शर्म से झुकने नहीं देगा। दूसरी जानिब इत्तलात ये है कि चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में, ये इत्तलात ऐसी आ रही थी कि उन्होंने ये कहा कि मैं अटक जेल में ठीक हूँ और फिर ये तजवीज़ भी दी वकला को कि अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त है बेशक वो वापस ले लें। और फिर उनके वकला ने आकर ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई ये समझते हैं कि वो इस जेल के अंदर एडजस्ट हो गए हैं और जो दरख्वास्त दी गई है वापस ले ली जाए। अब तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बर्फ़ पिघलने की खबरों से लाइलमी का इजहार किया कि कोई डील वील नहीं हो रही। शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अगर पीटीआई पर इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकूफ़ हो जाएगा।
उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। वो किसी कॉन्फ्रंटेशन को इनकरेज करने के मूड में नहीं है, यानी मजामत नहीं करना चाहते, बर्फ पिघली हुई है, ये मोहम्मद अली दुरानी कह रहे हैं। उधर आज पीटीआई के कुछ नए ओहदेदारों का ऐलान भी हुआ है। आज पीटीआई ने गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल पार्टी ओहदेदारों का ऐलान कर दिया है। इन रहनुमाओं की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि अली मोहम्मद खान के अलावा कोई भी सियासी चेहरा इस लिस्ट में नहीं है। ये डेवलपमेंट अहम है जो कई सवालों को जन्म दे रही है। सवाल है कि क्या पीटीआई के पास अब सियासत और अपनी तर्जुमानी के लिए कोई सियासी चेहरे बाकी नहीं रह गए? क्या ये वकील और लिखारी ही अब पार्टी की तर्जुमानी और क़यादत करेंगे? इनका खुद कोई वोट बैंक नहीं है और अमली मैदान में वो एक काउंसलर तक की सीट नहीं जीत सकते, ये तासुर है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इन नए चेहरों में ज़्यादातर वकला हजरात हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये नए चेहरे सुबह अदालतों में चेयरमैन पीटीआई का केस लड़े और रात में जलसे जुलूसों के जरिए पार्टी की तर्जुमानी करें और फिर इलेक्शन कैंपेन करें? इन्हीं वकला में से एक चेहरा नईम हैदर पंजौता का भी है, जो चेयरमैन पीटीआई की वकालत कर रहे हैं इन दिनों। पंजौता साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पंजौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई की जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक साइफर केस में तौसी की गई है। क्या ऐसा ही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, बात यह है कि ये जो केस है ना जी, साइफर वाला, ये एक बोगस केस है, झूठा केस है। बाहर से धमकी मिलती है और धमकी की तामील करते ही हुकूमत भी गिरा दी जाती है और एफआईआर जो है वो दे के ये एफआईआर उनको भिजवाई जाती है कि हमने आपके हुक्म की तामील कर दी है। पहले नंबर तो ये है कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई 1.5 साल के बाद दर्ज होती है, फिर इसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ही कोई मंतक नहीं उनकी बनती। दूसरी बात यह है कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी जो डाली गई और जो रिमांड लिया गया वो भी ऐसे ही छुपा के लिया गया। तो ये सारा प्रोसेस सीक्रेट तरीके से ऐसे किया जा रहा है कि बंद कमरे के अंदर ही फैसला दे दिया जाए और हमें सिर्फ वो जो है ऑर्डर की कॉपी दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि हमारी बिलावल साहब ने फैसला दिया था, 5 दिन के अंदर ना हमें सुनने का मौका दिया, ना गवाहों को पेश करने का मौका दिया। वही सेम चीज जो है ना रिपीट हो रही है। बट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? कहा जा रहा था कि इसको ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी, क्या इसी तरह से मामला अगली हियरिंग पे भी ऐसे ही चलेगा या ओपन कोर्ट में होगी? देखिए, बात यह ना कि जो पहले हाई कोर्ट में हम उस दिन पेश हुए तो हमने ये गुजारिश की थी कि बेल अर्जेंट नौयत का मामला है और पहले बेल सुन ली जाए, क्योंकि बेल सुनना वो पहला जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि इस बात के ऊपर कि ओपन होगी या इन होगी। और जो सेक्शन 14 है वो वाज़ेह तौर पर है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, जिसके मुताबिक अगर इन्होंने जो है वो कोर्ट ये समझती है कि लोग जो हैं वो कोर्ट से बाहर निकाले हैं तो वो सेक्शन 14 में एक उनके पास पावर है जिसके तहत वो ये कर सकते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई है और ये जो मुतल्लिका अफराद हैं वो बाहर चले जाएँ, जैसा कि जज अबुल असनाद साहब ने किया था और साथियों को बाहर भिजवा दिया गया। तो हमने कोर्ट के अंदर भरपूर जोर दिया कि ये आज समाप्त कर ली जाए। अगर आपने लोगों को बाहर भिजवाना है तो वो बिल्कुल आप हुक्म फरमा दें, आज ही समाप्त हो जाए। लेकिन नहीं, अब 2 तारीख के लिए साइफर केस के अंदर जो हमारी दरख्वास्त है जमानत की वो फिक्स होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस डेट के ऊपर जो है बहाने नहीं बनाए जाएंगे दूसरी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जैसे कि पहले बनाए जाते हैं पेट खराब का या कान खराब का, दिमाग खराब का, या जो भी बहाने बनाए जाते हैं। तो इसके ऊपर समाअत हो, जो भी फैसला हो, हमें हमारे अगर खिलाफ फैसला आता है कम से कम हमारे पास एक राइट तो होगा ना कि हम नहीं। लेकिन पंजौता साहब, कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला भी तो आया था ना कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। उस फैसले पर तो अमल दरामद नहीं हुआ, उसकी क्या वजह बनी? देखें, जो फैसला है वो कल आया था और रिटन ऑर्डर जो है उन्हें मौसूल नहीं हुआ था, इसी वजह से शायद जो है उन्होंने जो है शिफ्ट नहीं किया और आज जो है रिटन ऑर्डर हमें भी मिला है और उन्हें भी मौसूल हो गया होगा। अब फैसला उन्होंने करना है कि शिफ्ट किस वक्त करते हैं। लेकिन अगर जो है वो फैसला आया है और कानून के मुताबिक जो फैसला होगा और खान साहब हर फैसले को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने दौरान प्रोसीडिंग जो है वो जो प्रोसिक्यूटर साहब ने बात की उस वक्त, क्योंकि हम लेट पहुंचे, तो उन्होंने इस सेंस में बात की होगी कि मैं सेल के अंदर एडजस्ट हो चुका हूँ। लेकिन आपकी मुलाकात खान साहब से हुई है एंड ही इज वेरी मच कंफर्टेबल इन अटक जेल। जी, खान साहब से मुलाकात हुई है। वो देखें, बात यह है कि हमेशा उन्होंने ये कभी नहीं कहा, वो उन्होंने आज उनका वाज़ेह अल्फाज में आपके सामने बयान करता हूँ, उन्होंने कहा कि वैसे अगर सियासत के लिए देखा जाए तो जेल एक अजाब है, लेकिन अगर इसे आज़ादी के लिए, मकसद के लिए देखा जाए तो ये एक जो है ये एक इबादत है और मैं इबादत समझ के ये काट रहा हूँ। और मुझे जो है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कितना रखें, कैसे रखें, किन कंडीशन में रखें, क्योंकि
मेरे मकसद हैं और मैंने इस मुल्क को हर सूरत आज़ादी दिलवानी है जी। ज़रा साहब, लास्टली एक डील या ढील का तासुर भी तो है, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? ये जो सब हैं कयासराइयाँ, अफवाहें हैं कि अटक जेल के अंदर कुछ मेल मुलाकातें और पैगाम रसानी ये सब कुछ हो रहा है और इसलिए भी कंफर्टेबिलिटी है, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है? देखिए, बात यह है जी कि गुजारिश मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर करना चाहता हूँ कि खान साहब के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही थी, जो कि उनका माफ़ीनामा और ये सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ गई हैं जी, और वो लोगों से मिल रहे हैं, तमाम खबरों की उन्होंने तरदीद की है। और माफ़ी के हवाले से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि देखें, इसमें तो सारे मामले में हमें विक्टिमाइज़ किया गया, हमारे लोगों को अंदर डाला गया, लोगों को शहीद किया गया और हमें बिल्कुल वॉश आउट किया गया। मैं इस केस के अंदर, मुझे केसेस बनाकर इसमें डाल के अंदर जो है रख दिया गया है और इसके ऊपर जो है हमारे साथ ज्यादती हुई है। बजाय ये कि हम क्यों मांगे, हमने कोई जुर्म किया है जो हम माफ़ी मांगेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजौता, चेयरमैन पीटीआई के वकील, हमारे साथ मौजूद थे। कहा डेवलपमेंट तो हो गई है, दरियासना के अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई को बडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम इससे पहले चेयरमैन पीटीआई की जब वकला टीम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ कंफर्टेबल हैं, अटक जेल में ही हैं और दरख्वास्त भी वापस लेने की। खैर ये सब कयास आराइयाँ ही मालूम होती हैं और अब फाइनली उनको अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, विच इटसेल्फ इज़ अ बिग डेवलपमेंट। एक और अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि आईबी, जिसने कुछ रोज कबल ही सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की नजरसानी अपील ये कहते हुए रद्द करने की सिफारिश की थी कि इस केस में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजाहत मुबहम है और ये कि इस फैसले से फौज का मोराल डाउन होगा। अब उसी इदारे आईबी ने सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इजाज़त मांग ली है। आईबी ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैज़ाबाद धरना नजरसानी 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। आईबी नजरसानी दरखास्त का दिफा नहीं करना चाहती, हम अपनी नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। दूसरी जानिब दरखास्त गुजार शेख रशीद अहमद के वकील अमानुल्लाह किंडरानी ने भी मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी है। एडवोकेट अमानुल्लाह किंडरानी अब बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर कानून बन चुके हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि अमानुल्लाह किंडरानी सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद के वकील की हैसियत से पेश नहीं हो सकते, जबकि दरखास्त गुजार शेख रशीद खुद जेल में है और उनसे राब्ता नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस केस की समाअत 28 सितंबर को करने जा रहे हैं। केस की समाअत से महज 2 रोज़ कबल नजरसानी की अपील वापस लेना अहम है, क्योंकि यही वो केस है जिसका फैसला लिखने की वजह से खुद अब के चीफ जस्टिस बहुत अरसा तक ज़ेर एताब रहे हैं। इस केस में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया था और कानून की अमलदारी के लिए एक सख्त फैसला जारी किया था, जिसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा को मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त वफाकी हुकूमत ने पुरस्रार तौर पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके ख़ानदान की जासूसी कराने के और उनके असासों से मुतालिक एक रेफरेंस सदर आरिफ अलवी को भिजवाया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अपनी अहलिया समेत सुप्रीम कोर्ट और FBI में मुतअद्दिद पेशियाँ भुगतना पड़ी थी और बाद में इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के ही 10 रुकनी बेंच ने जो है वो थ्रो कर दिया था, ख़त्म किया था, सेटिसाइड किया था। बाद इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2019 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने वजारत दिफा के तवस्सुत से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और एजाजुल हक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फैसले की नजरसानी दरखास्त दायर की थी। लेकिन आज इन फरीकैन में से एक यानी आईबी ने नजरसानी की अपील वापस लेने का कहा है और दूसरी तरफ अमानुल्लाह किंडरानी जो शेख रशीद के वकील हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अभी माजरत की है उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कि वो अवेलेबल नहीं है और शेख रशीद भी अवेलेबल नहीं है। अब 2 रोज़ बाद इस इंपॉर्टेंट केस की समाअत होने जा रही है और ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो का दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा करना खासा मानी खेज़ भी है। ऐसा केस है कि इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं और अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर है कि वो इस सारे मामले को किस तरह से टेकअप करते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह।